हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ने वाले हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस इस पर बना दिए हैं, आप चाहें तो जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज हम 8th टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका, और हमारा 8th टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे इंडियन इकोनॉमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा था जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तब। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर ना एक एलिमेंट होता है, यहाँ पर हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर एनर्जी एंड द एलिमेंट्स ऑफ सोशल चेंज like growth of educational, health and housing facilities which serve a foundation of growth and development of a country। तो आखिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है एक तरह से, है ना, हमारे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर होता है कि हमारा इकोनॉमी कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, उसमें किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, हमारे इकोनॉमिक में कितने चेंजेस आ रहे हैं, उसमें कितने ट्रांसपोर्ट्स हैं, मतलब किस तरह के ट्रांसपोर्ट्स यूज़ किए जाते हैं, कम्युनिकेशन मीन्स कैसा है, बैंकिंग कैसा है, पावर एनर्जी प्लांट कैसे हैं, सोशल चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा है कि नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करती हैं, और इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कैसा था। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, द स्टेट ऑफ इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, और इन्हीं चीज़ों को पढ़कर हमें पता चलेगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब। तो पहला पॉइंट है, रेलवेज वर डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर्स ऑफ द कॉलोनियल इंडिया। तो जैसा कि आप अगर शुरू के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो रॉ मटेरियल था वो इंडिया से ट्रांसपोर्ट होता था ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से फाइनल गुड्स आते थे इंडिया में। और क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ब्रिटिशर्स को ज़्यादा हो जाता था, इसलिए उन्होंने रेलवे सेटअप कर दिए, जिसकी वजह से उनका ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा था वो कम हो गया। इसीलिए इंडिया में रेलवेज आ चुके थे। अगर नहीं करते ब्रिटिशर्स तो नहीं ही आते उस समय के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे इंडिया में रेलवे तो था उस समय। ठीक है, विथ अ व्यू टू वाइंडिंग साइज ऑफ मार्केट, इट एम्ड टू एट वाइंडिंग द साइज ऑफ द मार्केट फ्रॉम ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स का मेन गोल क्या था रेलवे सेटअप करने का? डेवलप करना नहीं था उनका। मेन जो गोल था वो ये था कि हम ब्रिटेन के फाइनल गुड्स को कैसे इंडिया के मार्केट में सेटअप कर सकते हैं, और इंडिया के रॉ मटेरियल को कैसे ब्रिटेन ले जा सकते हैं सस्ते दामों में। तो यही था उनका मोटिव। फिर है हमारा अगला पॉइंट, विच इज़ ports were developed to handle export of raw material to Britain and import of finished goods from Britain। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले जब रेलवे सेटअप नहीं हुए थे उसके पहले भी तो रॉ मटेरियल जाता था जिसमें कि खर्चा थोड़ा होता था। ठीक है, तो पोर्ट सेटअप किए गए थे जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट था वो हो पाता था रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्ट हो पाता था ब्रिटेन से बने हुए फाइनल गुड्स का, फिनिश गुड्स का। ठीक है, मतलब जो बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं, कैपिटल गुड्स हैं। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप्ड टू इन्हांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो पोस्ट का सिस्टम था, जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं, और ये सारी चीज़ें जो थी वो उस समय डेवलप हो चुकी थी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए, मतलब जो गवर्नमेंट के कामों के लिए ये सारी चीज़ें डेवलप हो गई थी। वो ब्रिटिशर्स के गवर्नमेंट के कामों के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कामों के लिए ही सेटअप हुई थी। फिर हमारे इंडिया वाले भी यूज़ करें, ऑफकोर्स करेंगे ही। ठीक है, फिर है हमारा अगला पॉइंट, रोड्स वर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। तो अब मान लीजिए जम्मू कश्मीर में हमारा एक सामान बन रहा है, हमको उसको ट्रांसपोर्ट करना है ब्रिटेन में। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर से अगर ब्रिटेन में ट्रांसपोर्ट करना है तो हो सकता है उड़ीसा के पोर्ट पर आकर हम लोग सामान का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता था। फिर है हमारा अगला पॉइंट तो ख़त्म हो गया। हमारा अगला पैराग्राफ ये है कि ब्रीफली सम मॉडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इज़ नॉट डिनाइड। तो ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उस समय भले ही अपने फ़ायदों के लिए उन्होंने डेवलप किया था हमारे कंट्री को, पर कुछ तो किया था। ठीक है, रेलवे सेटअप कर दिए, हमारा पोस्ट ऑफिस सेटअप कर दिया, हमारे ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा कर दिया, रोड्स ठीक कर दिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए किए थे, और हमको तो एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे उस समय।
ठीक है, तो इसका यही फ़ायदा हुआ हमारा। बट द मोटिव बिहाइंड दिस change was not growth and development of the Indian society, rather it was the growth and development of the British economy through colonial exploitation of the Indian economy। तो यहाँ पर हमने ये तो देखा कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे जो कि काफ़ी अच्छे थे हमारे इंडिया के लिए, लेकिन हम ये भी और हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, मतलब कि जो भी चेंजेस आए थे, जो भी अच्छी चीज़ें हुई थी, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते कि ब्रिटिश राज में ये सारी चीज़ें हुई थी तो ये ख़राब हुई थी, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन उनका जो मोटिव था वो सभी चीज़ें को करने का, जो उनका जो मोटिव था, ये डेवलपमेंट का मोटिव नहीं था कि इंडिया को डेवलप करेंगे। उनका मोटिव था कि हम लोग ब्रिटेन की इकोनॉमी को डेवलप करेंगे एक्सप्लॉइट करके इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली इंडियन इकोनॉमी रिमेन्ड द बैकवर्ड, और इसी वजह से जो हमारा इंडिया का इकोनॉमी था वो बैकवर्ड रह गया, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, और इनके उनके इस मोटिव के चलते हमारा इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड रह गया। अगर उनका मोटिव ऐसा नहीं रहता कुछ, तो फिर हमारा इंडियन इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ठीक है। तो ये बॉक्स है, आप पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, मैं पढ़ा देता हूँ। इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया, आखिर रेलवेज जो हमारे इंडिया में आए थे, इम्पैक्ट क्या था उनका, इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, फिर हम नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट कहता है, railways facilitated expansion of the domestic market, accordingly exports and imports of the country showed a significant rise। तो अब यहाँ पर रेलवे सेटअप हो गए थे तो उनका एक्सपेंशन बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो उन डोमेस्टिक मार्केट था हमारा, ठीक है, जो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट था वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, उसमें से एक्सपोर्टेशन ज़्यादा होने लगी थी और इम्पोर्ट कम होने लगे थे कंपैरेटिवली, और इसी वजह से यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हम खुश हो रहे थे। बट इसका भी एक नुकसान हुआ क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा था, हमारा फाइनल गुड एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, इसलिए फ़ायदा कम था ऑफकोर्स, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है, रेलवेज फैसिलिटेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज गुड्स could then be moved to distant places। This implied a modest change in the outlook of the farmers। They started viewing farming as a business rather than merely a source of subsistence। Subsistence का मतलब मैंने बता दिया है कि बना के खाना है हमको, अगर फसल उगा के कोई इंसान सिर्फ खा रहा है, बेच नहीं रहा है, तो वो हम subsistence farming कहेंगे। वहीं अगर कोई फसल उगाकर बेच रहा है तो वो हम कहेंगे कमर्शियलाइजेशन, कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पर रेलवेज की वजह से जो एग्रीकल्चर गुड्स थे वो मूव किए जा सकते थे डिसेंट प्लेसेस में, दूसरे दूसरे जगहों पर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंज आया था हमारे फार्मर्स के आउटलुक में। पहले लोग क्या करते थे, वो फार्मिंग को एज अ सब्सिस्टेंस करते थे, मतलब कि बनाना है और खाना है, फसल उगानी है और खानी है। लेकिन जब रेलवे आया तो उन्होंने फार्मिंग को एक बिजनेस की तरह लिया, ठीक है। फिर है हमारा अगला पॉइंट विच इज़ रेलवेज railways enable people to break the barriers of distance and undertake journeys to far off places। तो जो रेलवेज थी वो क्या कर दी, लोगों के बैरियर को तोड़ दी, ठीक है। रेलवेज enabled people to break the barriers। तो जो रेलवे थी वो लोगों के बैरियर को तोड़ दी, ऑफ डिस्टेंस एंड अंडरटेक जर्नीज टू फार ऑफ प्लेसेस, है ना, दूर दूर लोग ट्रांसपोर्ट में, मतलब रेलवे के सहारे जा सकते थे। दिस प्रमोटेड कल्चर एफिनिटी अमॉन्ग द कंट्रीमेन। और इसी की वजह से जो जम्मू कश्मीर का आदमी है वो आज तमिलनाडु वाले के बारे में भी जानता है, और जो हमारे महाराष्ट्र का आदमी है वो हमारे वेस्ट बंगाल का भी जानता है, ठीक है। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट ये कहता है कि फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स of the country owing to railway helped control the spread of famines, ठीक है। फेमाइंस, ओके, सही पढ़ा हूँ, ठीक है। फूड सप्लाईज कुड रीच टू द पीपल, फूड सप्लाईज कुड रीच द पीपल, फूड सप्लाईज कुड रीच द पीपल बिफोर दे वर ड्राइवन टू स्टार्वेशन। तो अब यहाँ पर हमने काफ़ी बार सुना है कि काफ़ी सारे फेमाइंस आ जाते थे, पैंडमिक आ जाती थी, भुखमरी हो जाती थी लोगों को, मतलब पैंडमिक्स नहीं बोलूँगा, है ना, लेकिन यही होता था, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारा रेलवे था उसकी वजह से एक जगह से, है ना, मान लो जम्मू कश्मीर है, इधर तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बारिश नहीं हुई, फसल नहीं होगी, तो जम्मू कश्मीर से फूड ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैंने कुछ उल्टा ही कह दिया, वेल सही कहा है, जगह का मैप का जो थोड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा घटिया कह दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट कहता है नेगेटिव इम्पैक्ट। आखिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो ऑफकोर्स हुआ ही होगा हमारे रेलवे से, तो वो है
railways contributed to colonial exploitation of the Indian economy because primary goods, raw material, could then be easily transported from the fields and farms to the ports for the purpose of exports to the British economy. ठीक है, तो रेलवे की वजह से colonial exploitation काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जो कि ब्रिटिशर्स का मोटिव भी था, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में डेफिनेटली इफेक्ट पड़ा। जो भी प्राइमरी गुड्स होते थे हमारे, जो कि रॉ मटेरियल होते थे, वो ईजिली ट्रांसपोर्ट किए जा पा रहे थे कहाँ पर, हमारे फील्ड्स और फार्म से ब्रिटिश इकोनॉमी में, ब्रिटेन में। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट कहता है finished goods coming as imports to the Indian economy could be easily transported to interiors of the country for purpose of sale। तो अब क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट तो हो रहा था, ठीक है, एक्सपोर्ट अगर होगा तो हमारा इंपोर्ट भी तो होगा। तो अब ये ब्रिटिशर्स करते क्या थे, हमारे रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर देते थे और फिनिश्ड गुड्स को ले आते थे यहाँ पर हमारे इंडिया में, और रेलवे की वजह से काफ़ी सारे पार्ट्स में ईजिली ट्रांसपोर्ट हो पा रहा था हम ये ब्रिटिश का सामान, जिसकी वजह से हमको काफ़ी नुकसान हो रहा था। मतलब इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह थे, इंडिया में जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था। फिर हमारा अगला पॉइंट ये कहता है दस द स्प्रेड ऑफ रेलवे लीड टू द स्प्रेड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। तो अब रेलवे अगर आ गया, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारा डोमेस्टिक मार्केट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स से भर गया। जो हमारा राशन का सामान होता था या फिर जो कपड़े वपड़े होते थे, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती लगी थी, ब्रिटिश से, ब्रिटेन से। ठीक है, फिर हमारा अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है वाई देयर वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या कुछ ऐसा था जो कि ब्रिटिशर्स के आने से अच्छा हो गया हमारे इंडिया में? कुछ तो पॉइंट होगा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ खराबी करे थे। अभी तो पढ़े कि रेलवे का अच्छा काम कर दिया हमारा, है ना? तो क्या कुछ ऐसा हुआ है? तो हाँ जी, हुआ है। अभी हम पढ़ते हैं, हमारा पहला ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। सर्टेनली नॉट इफ द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इज स्टडीड विथ रेफरेंस टू मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, द मोटिव वॉज क्लियर एंड फोकस्ड, it was colonial exploitation of the Indian economy. However, the means to achieve the end yield some positive side effects. These are as under। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, ब्रिटिश रूल के स्टडी को पढ़ोगे, ब्रिटिश ने कैसे इंडिया पर रूल किया, इसको अगर पढ़ोगे तो आपको साफ पता चलेगा कि जो हमारा मोटिव है ना, वो एकदम क्लियर था ब्रिटिशर्स का कि हमको तो भैया यहाँ से एक्सप्लॉयटेशन ही करना है रॉ मटेरियल्स का। लेकिन हमने क्या करा, उसका कुछ अच्छा साइड इफ़ेक्ट भी निकाल लिया, जो कि हम आगे पढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट, जो कि ये कहता है कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। तो फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल एक्सपोज द subsistence farmer to uncertainties of the market. True, but it also lead to a gradual change in outlook of the farmers. The farmers started considering market price of the produce as an important determinant of their production decision। तो यहाँ पर जो हमारे आउटलुक था, जो हमारे फार्मर्स भाई थे, उनका जो सोचने का तरीका था ना, उनका जो सोचने का तरीका था, उसमें अंतर आ गया था। पहले वो क्या करते थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हमारा कमर्शियलाइजेशन। पहले तो उन्हें फोर्स किया जाता था, पहले वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, लेकिन उनको फोर्स किया जाता था कि नहीं, आपको कमर्शियलाइज करना पड़ेगा। लेकिन जब वो ऐसा करने लगे तो वो स्टार्ट करने लगे अपना बिहेवियर चेंज। उनका जो दिमाग था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, उनका ये आउटलुक हो गया कि हमको तो भैया कमर्शियलाइज ही करना है, काइंड ऑफ। तो वो क्या करते थे, कंसिडर करते थे कि जो मार्केट प्राइस है गुड्स का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसी को कंसिडर वो करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला पॉइंट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे थे वो? हाँ जी, कर रहे थे। स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ। तो यहाँ पर जब रेलवे सेटअप हुआ तो ऑफकोर्स उसमें एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे। एम्प्लॉयज़ चाहिए तो वो कहाँ से आएंगे, सारे के सारे ब्रिटेन से तो नहीं आ जाएंगे ना, वहाँ का देश खाली थोड़ी करना है। तो इसलिए यहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिला था। ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है, चलो ये बात अच्छी है। अच्छा, आपको एक फैक्ट बता दूं कि इंडिया का जो रेलवे का नेटवर्क है ना, वो एशिया का फर्स्ट लार्जेस्ट नेटवर्क है, और पूरे कंट्री में अमेरिका के बाद वो आता है। अगर आपको इंडिया के बारे में और फैक्ट्स जानने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर भी मिल सकता है और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, सो यू कैन चेक दैट आउट। ठीक है, फिर हमारा अगला जो पॉइंट है वो आ जाता है कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। ठीक है, कंट्रोल ऑफ फेमाइंस।
क्या है फेमाइंस? फेमाइंस होता है हमारा भुखमरी। और फिर रैपिड मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन टू द फेमाइन अफेक्टेड एरियाज, अकॉर्डिंगली फेमाइंस वर कंट्रोल्ड। तो पहले क्या होता था, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। अब जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ है जम्मू कश्मीर, यहाँ है तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर में आ गया है बहुत अच्छा खाना, और यहाँ पर तमिलनाडु में बारिश हुई नहीं तो इसलिए फसल उगे नहीं। अब यहाँ पर अगर बारिश नहीं हुई, फसल नहीं उगे, तो जम्मू कश्मीर से हम लोग सीधे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी उल्टा एग्जाम्पल दिया है बाय द वे, पर एग्जाम्पल सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट ये कहता है कि मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। क्या समझ आता है हमारे फोर्थ पॉइंट से, विच इज़ मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज? क्या समझ आ रहा है आपको? फोर्थ पॉइंट है हमारा मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल है, मॉनिटरी मतलब क्या होता है? पैसा, बस पैसे से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, पैसे से कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देयर वॉज अ ट्रांसिशन फॉर फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बार्टर सिस्टम पता है कि क्या होता है? क्या होता है बार्टर सिस्टम? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। बार्टर सिस्टम से हम एक्सचेंज करते थे मॉनिटरी सिस्टम को, मतलब हम लोग बदल गए थे। हम लोग पहले बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, अब हम मॉनिटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं एक्सचेंज करने के लिए कोई भी सामान को। ग्रोथ ऑफ मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेड डिविजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम 1 किलो चावल देके हो सकता है 2 किलो धान ले लें या आधा किलो दाल ले लें, तो कुछ ऐसा होता है। वैसे ही हो सकता है 1 किलो धान देके हम आधा किलो चावल ले लेंगे, है ना, या फिर 2 किलो चावल ले लेंगे। तो काइंड ऑफ ऐसा ही मेथड रहता है यहाँ पर। हम इसको कह नहीं सकते, इसमें यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था। हो सकता है कि अगर किसी को जूते की ज़रूरत है और किसी को घी की ज़रूरत है, तो दोनों आएंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे और बोलेंगे कि आप मेरा घी ले लो, अपना जूता दे दो। तो ऐसा होता है बार्टर सिस्टम में। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए तो हम लोग सिर्फ शिफ्ट कर गए कहाँ पर? मॉनिटरी सिस्टम में, ऑफ एक्सचेंज में। मतलब मॉनिटरी सिस्टम हम लोग फॉलो करने लगे, जिसकी वजह से जो लेबर थे, जो किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज थे या फिर कोई अपना खुद का एक प्रोडक्शन करते हैं, तो उन सभी के पैसों में, उनके सभी के वैल्यू में अंतर आ गया। उन सभी को एक अपना स्पेसिफिक पैसा मिलने लगा जो कि वो डिज़र्व करते थे शायद। ठीक है, आगे हमारा अगला लास्ट पॉइंट, हमारा अगला 5वां पॉइंट ये कहता है, लास्ट पॉइंट नहीं कहूँगा बिकॉज आगे और भी चीज़ें हैं जो कि हम पढ़ेंगे। तो हमारा 5वां पॉइंट ये कहता है एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या समझ आता है आपको फिफ्थ पॉइंट से, विच इज़ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? क्या है ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, और एफिशिएंट सिस्टम से हम क्या मतलब है? अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसका मतलब क्या है ना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वेट, ओह ये क्या हो गया, हाँ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट in India left a legacy of an efficient system of administration. This served a ready reference for our politicians and planners. जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो पहले कौन राज करता था? हमारा ब्रिटिशर्स राज करते थे। ब्रिटिशर्स राज करे, काफ़ी ज़्यादा वो तामझाम करते थे, लिखा पढ़ी ये सारी चीज़ें जो आज भी इंडिया में फॉलो करते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक एफिशिएंट सिस्टम छोड़कर चले गए यहाँ पर कि हाँ, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। जो कि आज के टाइम पर भी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे प्लानर्स हैं, हमारे कंट्री को रन करते हैं, वो फॉलो करते हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को क्लिक करके, मतलब इस प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको अगला टॉपिक देखना है, अगला वीडियो देखना है, तो आप इस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और इंडिया के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो को भी क्लिक कर सकते हैं। सो या दिस वॉज द इन्फो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।